जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे और एक नई यूट्यूब वीडियो पे। तो आज का टॉपिक हम लोग का पार्ट 2 होने वाला है। उम्मीद करते हैं आप लोग सभी को पार्ट 1 इसका ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। पार्ट 1 अभी तक देख चुके होंगे। यदि नहीं देखे हैं तो पार्ट 1 पहले आप लोग देख लीजिए। आई बटन में आप लोग को लिंक मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा। वहां से जाके आप लोग पार्ट 1 देख लीजिए। और जो देख लिए हैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को सभी को याद होगा अभी तक कि पार्ट 1 में हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया था। हम लोग का टॉपिक चल रहा है पूर्व औपनिवेशिक इतिहास लेखन। ठीक है, हम लोग का टॉपिक चल रहा है पूर्व औपनिवेशिक इतिहास लेखन। हम लोग इसी को कवर कर रहे हैं, जिसमें कि हम लोग को 4 परंपरा जो कि इंपॉर्टेंट है। संस्कृत परंपरा मतलब संस्कृत इतिहास लेखन, वंशावली इतिहास लेखन, वंशावली इतिहास लेखन, ये दोनों टॉपिक को हम लोगों ने ऑलरेडी कवर कर लिया है। और हम लोग का अब नेक्स्ट टॉपिक है फारसी इतिहास लेखन, जो कि जो कि बहुत लंबा टॉपिक भी है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। यदि आप मास्टर्स कर रहे हैं तो उसके लिए इम्पोर्टेंट है। यदि आप नेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं नेट में, तो यहाँ से अधिकतर क्वेश्चन फारसी मतलब कि दिल्ली सल्तनत या मध्यकालीन भारत में अधिकतर आप लोग को क्वेश्चन अधिकतर साहित्य से रिलेटेड क्वेश्चन मिलता है कि इसके बारे में किसने लिखा। मतलब मोटा मोटी इतिहास लेखन से वो कनेक्ट रहता है सल्तनत मध्यकालीन भारत में, नेट का एग्जाम में। ठीक है, और यदि आप लोग आंसर राइटिंग कर रहे हैं मतलब कि यदि हिस्ट्री ऑप्शनल है यदि आप लोग का किसी भी एग्जाम में, तो वहां पे भी आप लोग को ये वीडियो बहुत ही बेनिफिट देगा। पार्ट 1 भी इसका और पार्ट 2 आज हम लोग फारसी इतिहास लेखन कवर करने वाले हैं। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो जो भी नहीं देखे पार्ट 1, जो अभी तक नहीं देखे पार्ट 1 आप लोग देख सकते हैं, लिंक आपको मिल जाएगा। आज हम लोग बात करते हैं फारसी इतिहास लेखन के ऊपर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, और इसको एक अलग टॉपिक की तरह भी आप लोग इसको जोड़ सकते हैं पूर्व औपनिवेशिक इतिहास लेखन के अलावा भी। इसलिए वीडियो थोड़ा लेट लेट से आ रहा है। ठीक है, ताकि आप लोग को मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ज्यादा से ज्यादा डिटेल बता देने का, ताकि आप लोग को हर एग्जाम में कंफर्टेबल फील हो आप लोग को। तो चलिए, और आप लोग अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कि लाइक या डिसलाइक करके कि कैसा वीडियो है और इसमें क्या सुधार करने का जरूरत है। आप लोग अपना कमेंट करके जरूर बता सकते हैं, या लाइक या डिसलाइक करके। तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं, फारसी इतिहास लेखन। तो उम्मीद करते हैं कि संस्कृत इतिहास लेखन और वंशावली इतिहास लेखन, ये दोनों में आप लोग को कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, उसको देख लिया जाएगा। ठीक है, तो फारसी इतिहास लेखन में क्या है कि एक तो पहली बात इसमें याद रखना है कि इसको अलग अलग विद्वान इसके बारे में अलग अलग मत रखते हैं कि फारसी इंडिया का उपज है या फिर नहीं है। तो इसका एक अलग कहानी है। तो हम लोग अभी उसमें नहीं जाते। हम लोग को बात यह करना है कि फारसी इतिहासी लेखन परंपरा स्टार्ट कैसे हुआ, ये कहाँ से स्टार्ट हुआ, इसमें मेन मेन कौन कौन लेखन कार्य शामिल है इसमें। हम लोग मेनली उसके ऊपर फोकस करने वाले हैं। ठीक है, तो ये फारसी इतिहास लेखन हालांकि स्टार्ट तो 13वीं मतलब कि अच्छा से दिखना स्टार्ट होता है 13वीं सदी 14वीं सदी के आसपास अच्छा से दिखना स्टार्ट होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसके पहले भी फारसी में इतिहास लेखन नहीं हुआ करता था। गजनवी के टाइम पीरियड से ही गजनवी के टाइम पीरियड से ही फारसी में इतिहास लेखन होना स्टार्ट हुआ था। या वह समय चल रहा था जब हम लोग के उत्तर पश्चिम प्रांत में बहुत ज्यादा अटैक हो रहे थे। अरबी, तुर्की, फारसी ये सब अंदर आने का प्रयास कर रहे थे, और वही समय में जब ये पाकिस्तान वाला एरिया ही था पहले भी, तो यहाँ पे बहुत सारा फारसी, अरबी इतिहासकार विद्वान यहाँ पे बसना स्टार्ट किए। और यहीं से फारसी इतिहास लेखन स्टार्ट होता है। मतलब ये पूरा एरिया अभी का इंडिया के अलावा भी, मतलब बाहरी एरिया भी हम लोग बोल सकते हैं, ये वाला एरिया में फारसी इतिहास लेखन स्टार्ट होता है। और ये इतिहास लेखन इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये पूरा का पूरा मध्यकालीन को अपने ऊपर समेटे हुए होता है। हम लोग को मध्यकालीन के बारे में जितना भी जानकारी प्राप्त होता है अधिकतर यही इतिहास लेखन से फारसी इतिहास लेखन परंपरा से ही प्राप्त होता है। इसमें हम लोग का साम्राज्य, सम्राट के बारे में लेखन कार्य पता चलता है। मुगल साम्राज्य, पारसी समुदाय, भारतीय संस्कृति, सबका झलक हम लोग को फारसी इतिहास लेखन में हम लोग को सबका झलक देखने को मिलता है। फारसी इतिहास लेखन एक ब्रॉडली इतिहास लेखन को बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें हिंदी का भी समावेश रहता है, इसमें अरबी का भी, तुर्की का भी। तो धीरे धीरे करके सबका अनुवाद फारसी के तौर पे होते चला गया। ठीक है, तो इसीलिए एक बहुत बड़ा पोर्शन ये बन जाता है फारसी इतिहास लेखन, पढ़ने के लिए भी और समझने के लिए भी। तो स्पष्टता तो 13वीं 14वीं सदी में ये दिखना स्टार्ट होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इससे पहले इतिहास लेखन नहीं था। गजनवी के युग से ही इतिहास लेखन परंपरा स्टार्ट हो जाता है। ठीक है,
तो गजनवी के टाइम पीरियड में बहुत सारा इतिहास लेखन किया जाता है, जिसमें कि अलबरूनी, आगे हम लोग देखेंगे कि अलबरूनी सबसे पॉपुलर रहता है। यह वह समय होता है जब उत्तर पश्चिम प्रांत में लगातार फारसी अरबी आक्रमण हो रहे थे। इतिहास लेखन आरंभ में दिल्ली सल्तनत तैमूर के आक्रमण के बाद थोड़ा इतिहास लेखन, फारसी इतिहास लेखन परंपरा थोड़ा कमजोर पड़ी है। लेकिन जब मुगल सल्तनत फिर स्थापित होता है तो फिर से फारसी इतिहास लेखन को फिर से बढ़ावा दिया जाता है। मतलब बीच में तैमूर के आक्रमण के टाइम पीरियड में फारसी इतिहास लेखन स्लो हो गया था। आप लोग कमेंट करके ये बताना है कि तैमूर का आक्रमण कब की हुआ था, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत बार अलग अलग एग्जाम में पूछा जा चुका है। तैमूर का आक्रमण भारत पे कब हुआ था, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग, इसमें क्या क्या सम्मिलित रहता है। आत्मकथा, कविता संग्रह, नैतिक ग्रंथ, तकनीकी गद्य, प्रशासन का मैनुअल, ये सभी कुछ का यूज किया जाता है फारसी इतिहास लेखन में। आत्मकथा के रूप में लिखा जाता है, कविता संग्रह, नैतिक ग्रंथ, तकनीकी गद्य, प्रशासन, संवादी, तो ये सब के बारे में लिखा हुआ रहता है। और इसके अलावा बात करें तो अल्लाख, एनसा, मालफुअत, ये मालफुअत के बारे में प्रीवियस ईयर में ही क्वेश्चन पूछा गया है हिस्ट्री ऑप्शनल में, कि मालफुअत इतिहास लेखन के ऊपर पर्टिकुलरली इसी के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो इसीलिए ये फारसी इतिहास लेखन थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के दृष्टिकोण से। और नसीहत, साहित्य, ये सभी का अलग अलग टॉपिक में डिस्कस हो सकता है, ठीक है। ये पूरा का पूरा एक अलग टॉपिक बन जाएगा यदि आप लोग इसको डिटेल से पढ़ना चाहें तो। अल्लाह क्या है, एंसा, मालफुअत, नसीहत, ठीक है। और इससे कहीं ना कहीं क्वेश्चन भी आप लोग को पूछा जाता है आंसर राइटिंग में भी। मद्रास में सरकारी ओरिएंटल पांडुलिपि लाइब्रेरी, इसमें वर्तमान 1390 फारसी पांडुलिपि, मतलब बताया ये जा रहा है कि मद्रास के सरकारी ओरिएंटल लाइब्रेरी में जो है 1390 फारसी पांडुलिपि उपलब्ध है। पटना में भी उपलब्ध है, बंगाल के एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल में पुस्तकालय में उपलब्ध है। तो ये सब जगह पे अभी भी फारसी का जो है, फारसी इतिहास लेखन का अभी भी यहाँ पे रखा हुआ है पांडुलिपि, ठीक है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं गजनवी पृष्ठभूमि। ये फारसी इतिहास लेखन को हम लोग 3 भाग में बांट करके देखेंगे। पहला भाग रहेगा गजनवी गजनवी के टाइम पीरियड का, दूसरा भाग रहेगा दिल्ली सल्तनत का टाइम पीरियड का, और तीसरा पार्ट रहेगा मतलब कि मुगल के टाइम पीरियड का। और मुगल में भी हम लोग सभी सुल्तान के, बादशाह के टाइम पीरियड में कौन सा इतिहास लिखा गया, किसके बारे में लिखा गया, हम लोग अंत में वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये बहुत आप लोग के लिए हेल्पफुल रहेगा, लास्ट तक आप लोग को बने हुए रहना है और कमेंट करके जानना है कि कैसा वीडियो आप लोग को लग रहा है, ठीक है। तो गजनवी पृष्ठभूमि के ऊपर देखते हैं। तो गजनवी दरबार में उत्पादित कार्य भारत में फारसी भाषा इतिहास लेखन का प्रस्तावना का प्रतिनिधित्व करता है। इसमें कथात्मक इतिहास के गद्य कार्य शामिल है। प्रस्तावना का मतलब यहाँ पे क्या है? प्रस्तावना का मतलब यहाँ जैसे हम लोग का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है, संविधान लिखा है, तो संविधान का सबसे पहला में क्या लिखा गया? सबसे पहला में ही प्रस्तावना कहा जाता है उसको, जिसमें कि हम भारत के लोग एक संपूर्ण प्रभुत्व, संपन्न धर्म, समाजवाद, इस तरह का पूरा हम लोग का प्रियम्बल लिखा गया। प्रस्तावना को प्रियम्बल बोला जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है कि इसके आधार पर ही पूरा का पूरा हम लोग का संविधान रन करता है, प्रियम्बल के आधार पर। तो उसी तरह बताया जा रहा है कि फारसी इतिहास लेखन का जो प्रियम्बल है, प्रस्तावना है, वो हम लोग गजनवी के शासनकाल को देख सकते हैं, क्योंकि इसी के टाइम पीरियड से फारसी लेखन इतिहास स्टार्ट होता है। तो इसीलिए ऑब्वियस सी बात है कि इसी को प्रस्तावना के तौर पे बुद्धिजीवी लोग मानते हैं, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट कौन आता है? इंपॉर्टेंट आता है अबुल फल बेहाकी का तारी ए बेहाकी, फार मुदब्बर मुबारक शाह का अदब अल सारब वल सजा, फिरदौसी का शाहनामा। तो ये सब कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है, जो कि और भी एक जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है अबू रेयान बिरोनी, मतलब अल बरूनी। अल बरूनी, आप लोग को बुक का नाम बताना कि अल बरूनी का बुक का नाम क्या है, ठीक है, ये आप लोगों को कमेंट करना है। तो ये है हम लोग का गजनवी इतिहास लेखन, मतलब कि गजनवी के टाइम पीरियड में चूंकि स्टार्टिंग ही हुआ था तो ज्यादा कुछ लिखा नहीं गया था, बस थोड़ा मोड़ा लिखा गया था। अबू रेयान ने अपना, मतलब अल बरूनी ने अपना लिखा, फिर अबुल फैल बेहाकी ने लिखा, तो कुछ कुछ लिखा गया जो कि हम लोग को याद रखना है, ठीक है। हम लोग आगे चलते हैं, जो कि दिल्ली सल्तनत के ऊपर है। गजनवी, उम्मीद करते हैं गजनवी में ज्यादा कुछ था नहीं, गजनवी समझ में आ गया होगा। दिल्ली सल्तनत एक इंपॉर्टेंट एरा रहता है फारसी इतिहास लेखन का, क्योंकि दिल्ली सल्तनत का टाइम पीरियड भी तो लंबा रहता है। 1206 से लेकर 1526 तक का टाइम पीरियड दिल्ली सल्तनत का रहता है। और इसमें तरह तरह के इतिहासकार आते हैं, बहुत सारे तो कवि संग्रह रहते हैं जो कि कविताओं के थ्रू इतिहास लिखने का प्रयास करते हैं।
जिसमें कि अमीर खुसरो एक बड़ा नाम आप लोग को देखने को मिलता है। तो दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले तो देखिए मिनाजो सिराज का क्या लिखा गया था, तबकात नासरी। दुर्भाग्य से अपने संगठन से भ्रमित भ्रमित और शैली से अपारदर्शी है। जुजानी ने 13वीं सदी के पूर्वार्ध में दिल्ली के शासक के बारे में विस्तार से लिखा। जुजानी कौन है? जुजानी तबकात नासरी के लेखक मिनाजो सिराज ही है। तो नेट में क्वेश्चन पूछा जाता है, जुजानी करके भी क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ से आप लोग नेट का प्रीवियस ईयर यदि आप लोग देखें तो नेट का प्रीवियस ईयर से भी क्वेश्चन बहुत सारा रहता है यहाँ से, ठीक है। तो इसीलिए बहुत ध्यान से देखना है। जबकि उनके इतिहास का व्यापक रूप के बाद के इंडो फारसी लेखक द्वारा उपयोग किया गया। मतलब ये जुजानी का जो पुस्तक है मिनहाज सिराज, मिनहाज तबकात नासरी, इसका बाद में भी इसका इस्तेमाल किया गया, जो कि आने वाले आगे फारसी इतिहासकार होते हैं। इंडो फारसी इतिहास लेखन का केवल गद्य कथा के रूप में परिभाषित करने की असंभवता इस तथ्य से परिलक्षित होती है कि इसको पढ़ के मैं नहीं आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। इसको आप लोग को पीडीएफ मिल जाएगा, आप लोग इसको पढ़ के खुद से पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसका सिर्फ जो मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर सब है हम लोग सिर्फ उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो इस टाइम पीरियड में हम लोग देखते हैं कि ऐतिहासिक सामग्री करने वाले 3 सबसे महत्वपूर्ण लेखक दिल्ली सल्तनत में देखने को मिलता है, जिसमें कि एक होता है बरूनी, एक होता है अमीर खुसरो और एक होता है इसामी। जियाउद्दीन बरनी, अमीर खुसरो जिसको कि बाहर में अमीर ओसरो दहलवी कहा जाता था, उसके बाद एक इसामी। तो ये 3 दिल्ली सल्तनत के सबसे प्रमुख फारसी इतिहास लेखन में आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसके अलावा भी लिखा गया तारीख मुबारक शाही, तारीख मोहम्मदी, सजराए अनसब, ये सब भी लिखा गया है, ठीक है। लेकिन ये तीनों का कुछ अलग बात रहता है। दिल्ली सल्तनत में आप लोग बहुत सारा एग्जाम दिए भी होंगे या फिर क्वेश्चन देखे होंगे, तो वहां पे इन लोगों का जिक्र बार बार आते रहता है, बरनी का, अलबरूनी का, फिर इसामी का, मीर खुसरो का। इसीलिए इस सब के ऊपर थोड़ा ज्यादा फोकस करके ही ध्यान देना चाहिए, ठीक है। बरनी बरनी का इतिहास देखते हैं हम लोग, क्या लिखा है बरनी। बरनी का 2 रचना जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, एक है तारीख फिरोज शाही और एक है फतवाए जहांदीरी। पता नहीं कितना बार ये दोनों से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तारीख फिरोज शाही में बलबन से लेके तारीख फिरोज शाही में बलबन से लेके फिरोज शाह तुगलक तक का कहानी, सारा कुछ 9 सुल्तान का कहानी इसमें लिखा गया है। कौन लिखा है? जियाउद्दीन बरनी लिखता है। 9 सुल्तान का टाइम पीरियड तारीख फिरोज शाही में। अब फतवा जहांदारी क्या होता है? एक राजनीतिक एक सलाह का बारे में एक पुस्तक होता है, फतवा जहांदारी। ये भी अलबरूनी के द्वारा ही लिखा गया था। बरनी जिन्होंने इतिहास इतिहास के हदीस विद्वता के जुड़ाव भाई के रूप में चित्रित किया। स्पष्ट रूप से तारीख फिरोज शाही को एक इतिहासवादी इतिहास के रूप में परिवर्तित किया जाता है, वर्णित किया जाता है, मतलब कि, और इसको दर्पण के तरह भी इस्तेमाल किया जाता है। दूसरी तरफ फतवा जहांदारी एक राजनीतिक सलाह की किताब थी, जो पूर्व इस्लामिक और फारसी इस्लामिक शैली का उदाहरण था, जो राजत्व के कर्तव्य और वास्तविकताओं पर एक ग्रंथ था। तो ये सब के बारे में क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि इसके तारीख फिरोज शाही में किस बारे में जिक्र किया गया है। मिलान में भी क्वेश्चन आ जाता है कि इसको इसके साथ मिलान कीजिए, इसमें क्या है नहीं है। तो ये बहुत डीप घुस घुस के क्वेश्चन भी पूछा जाता है। आप लोग जो भी एग्जाम का, सबसे पहली बात तो ये कि आप लोग जो भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो बीपीएससी हो, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे वो नेट हो, चाहे वो कुछ भी हो, एसएससी हो, बैंकिंग हो, सबसे पहले काम करना है आप लोग को उसका पीवाईक्यू देखना है। उसके बाद आप लोग का काम है कि उसका सिलेबस को देखना है। उसके बाद ही पढ़ना स्टार्ट करना है कि आगे हम लोग को क्या पढ़ना है, क्योंकि उसके बाद आप लोग को ये पता चल जाता है कि किस तरीका से पढ़ना है, कहाँ पे ज्यादा फोकस करना है। बिना इसके आप लोग किसी भी एग्जाम का तैयारी में ना जुटे, ठीक है। ये आप लोग से एक सजेशन है आप लोग के लिए। इसके विपरीत अमीर खुसरो और इसामी ऐसे कवि, अमीर खुसरो और इसामी कवि था, ठीक है, जिन्होंने महत्वपूर्ण ऐतिहासिक सामग्री के साथ कविता लिखने का प्रयास किया। अमीर खुसरो, जिसको कि बाहर में अमीर ओसरो दहलवी के नाम से जाना जाता है, उन्होंने गद्य और पद दोनों में फारसी भाषा में अपना इतिहास को लिखने का प्रयास किया। पद में सबसे इंपॉर्टेंट इनका जो कृति है वो है कुरान अल सदयान सादयान, ठीक है। उसका तुगलक नामा, उसका नूर सिपहर। तुगलक नामा पर बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, नूर सिपहर पर बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो याद रखना है अमीर खुसरो का ये तीनों जो रचना है ये पद की रचना है। और गद्य की रचना क्या है? गद्य की रचना है खजाइन उल फतू। अमीर खुसरो जो कि इंपॉर्टेंट है, रहता है दिल्ली सल्तनत में, बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्तित्व है ये। इसके बारे में याद रखना है, ये एक कवि थे जो कि संस्कृत में, सॉरी, जो कि फारसी में लिखने का इन्होंने लिखा, जिसमें कि पद में 3 जो कि इंपॉर्टेंट, कुरान अल सदायन, तुगलक नामा और नूर ए सिपहर, द 9 स्पेयर, ठीक है। और गद्य कार्य में इन्होंने खजाइन उल फतू की रचना की।
जो कि जानने वाला बात है, याद रखने वाला बात है। उसके बाद देखिए इसामी। इसामी के बारे में देखते हैं। इसामी ऐतिहासिक सामग्री के साथ कविता लिखने वाले दूसरे कवि थे, जिनका प्रमुख काम किसके ऊपर था? फतेह उस सलातीन के ऊपर प्रमुख काम था। 1349-50। कभी-कभी क्या होता है, कभी-कभी डेट के तरह सजाने के लिए दिया जाता है कि किताब का नाम दे दिया जाएगा आप लोग को, 3-4 किताब का नाम दे दिया जाएगा और उसको 1 2 3 4 5 करके आप लोग को सजाना है। ठीक है, इस तरह का भी क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलता है नेट के एग्जाम के लिए मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद देखिए इसामी ने जानबूझकर और स्पष्ट रूप से फिरदौसी के शाहनामा पर 11,000 से अधिक दोहों के इस विशाल कार्य को, इसके मीटर को अपने सीमा तक तैयार किया। मतलब कि शाहनामा और फतह सलातीन ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेबल कार्य है। फिरदौसी के ऊपर, फिरदौसी को के ऊपर मतलब कि फतह सलातीन को लिखा गया है, उसका बहुत ज्यादा सोर्स का यूज किया गया। इस प्रकार गजनवी काल से लेकर 14वीं सदी के मध्य तक मुस्लिम भारत मुस्लिम भारत का कार्यों की प्रशंसा करता है। लेकिन एक मुस्लिम के रूप में इस्लाम शासक, देखिए यहाँ पे बताया ये गया है कि ये तो है फारसी इतिहास लेकिन लिखा गया वो तो ठीक है, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं कुछ विवाद है, क्योंकि मुस्लिमों ने अपने हिसाब से अपना फारसी इतिहास लेखन लिखा, सुल्तान के कहीं ना कहीं प्रभाव में रहकर लिखा। अब वो देखिए अलबरूनी जो है, अलबरूनी गजनवी के शासनकाल में लिख रहा है, तो वो गजनवी के टाइम पीरियड से, मतलब कि गजनवी से वो प्रभावित होकर लिखता है। मतलब कोई भी इतिहासकार होता है वो अपने समाज का दर्पण होता है, ये बात में तो कोई दोहराई नहीं है। और चूंकि वो सल्तनत के अंदर अंडर लिख रहा है, किसी राजा के अंडर लिख रहा है, तो ये बात का बिल्कुल भी 100% ये बात श्योर नहीं है कि उस टाइम में ऐसा ही हुआ होगा। इसके ऊपर भी बहुत सारा विवाद रहता है, जैसे कि मुजफ्फर आलम, इरफान हबीब, इन सब का बड़ा बड़ा आगे चलकर इन सब के ऊपर काम रहता है, जो कि ये दर्शाने का कोशिश करते हैं कि इतिहास लेखन को किस प्रकार से लिखा गया, उसका इंटरप्रिटेशन किस प्रकार से किया गया। बहुत सारा काम आगे चल के होता है फारसी में भी। ठीक है, तो बहुत सारा कुछ ऐसा होता है जो कि ऐतिहासिक सटीकता के बजाय नाटकीय साहित्य प्रभाव से चिंतित थे। अब जो कवि है, कवि जो कवि रहता है वो पूरा पूरी तो ऐतिहासिक उसको नहीं माना जा सकता। उसका जो कविता रहता है उसमें कहीं ना कहीं नाटकीय प्रतिरूप का अंकन देखने को मिलता है। नाटकीय रूप से उसको परिभाषित करने का कोशिश किया जाता है। इसीलिए ये इतिहास लेखन पूर्ण रूप से, ये जो कविताई इतिहास लेखन है, कविता के थ्रू इतिहास लेखन लिखने का प्रयास किया जाता है, इसको पूर्ण रूप से प्रमाणिक नहीं माना जाता है। ठीक है, लेकिन बहुत सारा ये लोग का सोर्स का, इन लोग का सोर्स का भी यूज किया जाता है, जैसे कि तुगलकनामा का सोर्स का यूज किया जाता है, कुरान अल सदायान का यूज किया जाता है, तो ये सब का भी यूज किया जाता है। ठीक है, इन इतिहासों के अलावा सल्तनत काल के दौरान कई महत्वपूर्ण सूफी ग्रंथ भी लिखे गए, जिनमें से सभी हालांकि इतिहास के रूप में नहीं लिखे गए। देखिए जो कि मैं अभी आप लोग को बता रहा था, सभी कुछ इतिहास के पर्सपेक्टिव से कविता नहीं लिखा जाता है, वो अपने हिसाब से लिखा जाता है कविता। ठीक है, जो मैच करता है उसको लिखने का प्रयास किया जाता है। बहुत हद तक इतिहास से कनेक्ट रहता है वो जो लिखा जा रहा है, लेकिन वो 100% इतिहास नहीं होता है, यही मैं बोलना चाह रहा हूँ आप लोग को। ठीक है, तो धार्मिक इतिहास को पुनर्निर्माण के लिए एक महत्वपूर्ण है। इसके अलावा मालफूजात साहित्य लिखा गया। मालफूजात साहित्य जो कि हम लोग, मैं आप लोग को पहले बता चुका हूँ, मालफूजात के बारे में स्पेशल क्वेश्चन आ चुका है मेंस के ऊपर, यूपीएससी हिस्ट्री ऑप्शनल के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है मालफूजात के ऊपर। तो इसमें याद रखना है, अमीर अमीर हसन हो गया, अमीर खुद्र हो गया, हामिद कलंदर हो गया। कलंदर के ऊपर तो बहुत बार क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। कलंदर का, हामिद कलंदर का क्या लिखा गया? खैर उल मजलिस लिखा गया हामिद कलंदर के द्वारा। ठीक है, तो ये आप लोग सब कुछ आप लोग को पीडीएफ में मिल जाएगा, टेंशन नहीं लेना है उसका। खैर उल मजलिस हामिद कलंदर का। तो ये हम लोग का दिल्ली सल्तनत भी हम लोग का कवर हो गया। तो उम्मीद करते हैं यहाँ पर आप लोग को टेंशन नहीं हुआ होगा, ज्यादा दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है, तो एक बार हम लोग रिकैप करने का कोशिश करते हैं कि क्या क्या कवर हो गया है। तो अभी तक हम लोगों ने सबसे पहले तो पार्ट 1 में हम लोग संस्कृत इतिहास लेखन देखे, संस्कृत इतिहास लेखन का विस्तार देखे। इसमें हम लोग एक केस स्टडी के तौर पे राज तरंगनी के बारे में हम लोग राज तरंगनी के बारे में देखे। उसके बाद हम लोग वंशावली इतिहास लेखन परंपरा देखे। वंशावली में हम लोग ने बहुत तरह तरह की बातें की, जिसकी कि हम लोग पूर्ण रूप से इसको भी इतिहास नहीं मान सकते हैं, क्योंकि तथ्यों का जो है बदलावट आ सकता है इसमें। उसके बाद हम लोग ये खत्म हो गया। उसके बाद हम लोग फारसी इतिहास लेखन, जो कि आज का हम लोग का टॉपिक था, फारसी इतिहास लेखन हम लोगों ने स्टार्ट किया।
फारसी इतिहास लेखन में इसका इंपॉर्टेंस के बारे में बात किया कि क्यों ये जरूरी है, जिसमें कि हम लोग देखें कि पूरा का पूरा दिल्ली सल्तनत, गजनवी काल, मुगल काल सबका व्याख्या करता है। ये आत्मकथा के रूप में संग्रह होता है, किस प्रकार से इसको लिखा जाता है उसके बारे में हम लोग देखें। उसके बाद हम लोग गजनवी के टाइम पीरियड में हम लोग मूव ऑन किए। गजनवी के टाइम पीरियड में हम लोग देखे कि अलबरूनी के बारे में चर्चा किए। अलबरूनी के अलबरूनी के अलावा अबुल फल बेहाकी के बारे में चर्चा किए कि इन लोग के द्वारा कैसे लिखा गया, और गजनवी के टाइम पीरियड को प्रस्तावना के रूप में प्रस्तुत किया गया। और बात यह है कि सबसे पहले इधर से जब आक्रमण होना स्टार्ट हुआ था तो यहाँ पर आके बस गए, वहीं से इतिहास लेखन परंपरा स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद हम लोग देखें दिल्ली सल्तनत के ऊपर। दिल्ली सल्तनत में इंपॉर्टेंट हम लोग तीन को देखे, इसामी को भी देखे, हम लोग बर्नी को भी देखे, और हम लोग अमीर खुसरो को भी देखे। इनके द्वारा क्या रचना किया गया, क्या नहीं किया गया, फतू सलातीन, फिर फिरोज तारीख फिरोज शाही, तारीख मोहम्मदी, ये सब के बारे में हम लोग देखें। तो उम्मीद करते हैं दिल्ली सल्तनत तक, यहाँ तक आप लोग को दिक्कत नहीं हुआ होगा। दिक्कत होता है तो आप लोग को कमेंट करना है, यदि हम लोग बहुत फास्ट जा रहे हैं तो इसके ऊपर भी कमेंट करना है, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे मुगल इतिहास लेखन के ऊपर। मुगल इतिहास लेखन ये तो एक बहुत बड़ा टाइम पीरियड को कवर करता है। जैसा कि मैं आप लोग को पहले बता चुका हूँ, तैमूर के आक्रमण के बाद जो है थोड़ा सा इतिहास लेखन परंपरा थोड़ा धीमा पड़ गया। और ये है वो क्वेश्चन जिसके बारे में हम लोगों ने अभी जस्ट आप लोग से क्वेश्चन किए थे कि तैमूर का आक्रमण कब हुआ था। तो 1398 में तैमूर का आक्रमण हुआ था, ठीक है। जो अभी तक कमेंट कर चुके हैं वो अच्छी बात है, और जो कमेंट नहीं किए 1398 में हुआ था। तो दिल्ली पर आक्रमण पर कब्जे के बाद इंडो फारसी ऐतिहासिक लेखन का उत्पादन थोड़ा धीमा पड़ गया, भले ही संरक्षण में गिरावट आई। लेकिन उसके बाद सरहिंदी के द्वारा, याहिया अहमद सरहिंदी के द्वारा उत्तर तैमूर काल के दौरान सल्तनत शासक का अपना इतिहास लिखा गया। तारीख मुबारक शाही, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फारसी इतिहास लेखन का एक नमूना है, ये उनके समय में दिल्ली सम्राट का संरक्षण प्राप्त करने के लिए लिखी गई। कौन लिखा है? तारीख मुबारक शाही, याहिया अहमद सरहिंदी। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जा चुका है, जिसमें बरनी, इसामी और फिर अमीर खुसरो, ये तीनों का स्रोत का यूज किया गया है इसको लिखने में, तारीख मुबारक शाही लिखने में। बरनी का भी यूज किया गया, तारीख फिरोज शाही का, इसामी का भी यूज किया गया, फतवा सलातीन का, और फिर निजामी का भी यूज किया गया है, ताजुल मासीर का। निजामी का भी यूज किया गया, ताजुल मासीर का। तो ये सब इंपॉर्टेंट बुक का यूज करके याहिया अहमद सरहिंदी ने तारीख मुबारक शाही लिखा है, जो कि उस समय का तत्कालीन सामाजिक और राजनीतिक परिस्थिति को दर्शाने का प्रयास करता है, ठीक है। हौच पौच तो नहीं हो रहा है ना आप लोग का कहीं पे मन में कि कितना सारा बुक हो रहा है, क्या क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, ये वो? ये सारा कुछ आप लोग का एक स्पेसिफिक एमसीक्यू के तौर पे आ सकता है, और आप लोग को आंसर राइटिंग करने में आप लोग को ये बहुत हेल्पफुल रहेगा। क्योंकि आंसर राइटिंग में यदि आप लोग हिस्टोरियन को कोट करते हैं तो आप लोग का नंबर बढ़ने का चांस रहता है, ठीक है। तो कौन किताब किसने लिखा ये आप लोग को याद होना चाहिए। आधुनिक काल में भी हिस्टोरियन याद होना चाहिए, रोमिला थापड़, इरफान हबीब और संजय सुब्रमण्यम, अकील, ये सब के बारे में, मतलब कि जो जो मैन हिस्टोरियन है वो सब के ऊपर आप लोग को याद होना चाहिए कि वो हिस्टोरियन किसके ऊपर काम किया है, ठीक है। ये आप लोग को एक्स्ट्रा थोड़ा सा एज देगा आंसर राइटिंग में और फिर बात करने में भी, ठीक है। सरहिंदी का मुख्य कार्य उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं अहमद यादगार की तारी ए शाही, यह सलातीन ए अफाना, जिसे आमतौर पर मजन ए अफाना कहा जाता है। यह कार्य 1451 से लेकर 58 तक की अवधि कवर करता है। तो ये काल है सूरी काल का, बात हो रहा है लोदी और सूरी काल का, ठीक है। सल्तानी ए अफाना। विडंबना यह है कि तैमूरिया मुगल राजवंश से जुड़ा पहला प्रमुख ऐतिहासिक कार्य शब्द के सख्त में इतिहास नहीं है, ना ही फारसी भाषा में लिखा गया था। लेकिन तुजुके बाबरी का अनुवाद बाबरनामा इसके ऊपर एक उत्कृष्ट उदाहरण है। तुजुके बाबरी लिखा गया था तुर्की भाषा में, ठीक है। ये क्या है? यह है बाबर का आत्मकथा है। ये इसको तुर्की भाषा में लिखा गया था, लेकिन इसका फारसी में अनुवाद किया गया बाबरनामा के तौर पे, बाबरनामा। अब आप लोग का क्वेश्चन ये है, आप लोग के लिए क्वेश्चन ये है कि बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किसने किया था, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को देखने को नहीं मिलता है, तो आप लोग को ये कमेंट करना है कि बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किसने किया था। तो बाबरनामा फारसी भाषा का एक उत्कृष्ट नमूना देखने को मिलता है मुगल शासनकालीन में। ये एक आगे के आने वाले युग के लिए ये एक दर्पण का कार्य करता है। इसको बोलता है कि राजकुमारों के लिए दर्पण का प्रयोग। ये देखिए, राजकुमार के लिए दर्पण का प्रयोग किया गया तुजुके बाबरी का।
इसमें शामिल 3 क्षेत्रों के लिए एक गजेटियर के रूप में कार्य करता है। इन सभी चीज़ों से बढ़कर यह एक ऐसा कार्य है जो इसके लेखक को अलग बनाता है, जो इसके लेखक और इसकी सभ्यता दोनों का मानवीकरण करता है। ठीक है, तो याद रखना है बाबरनामा तुजुक बाबरी से स्टार्ट होता है आप लोग का मुगल-कालीन इतिहास लेखन, फारसी इतिहास लेखन। ठीक है? उसके बाद दूसरी बकाई ने प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से 4 अन्य आत्मकथा इससे पे निर्भर करता है। निर्भर करता है का मतलब यह है कि इससे प्रेरित रहता है। ठीक है? जिसमें कि पहला है हैदर मिर्जा दौलत का तारीख-ए-रशीदी, गुलबदन बेगम का हुमायूं नामा, वाजिद बयाद का तोकर-ए-हुमायूं जहांगीर नामा जो कि खुद जहांगीर ने लिखा है। तो ये 4 आत्मकथा जो कि तुजुक बाबरी से प्रभावित होता है, जो कि आगे चल के लिखा जाता है, जिसमें 4 कौन-कौन सा है? एक है हैदर मिर्जा का तारीख-ए-रशीदी, एक है गुलबदन बेगम का हुमायूं नामा, ये तो फेमस है, इस तो सबको पता ही है। उसके बाद है वाजिद बयात का क्या है? तोकरा ए हुमायूं जो कि आत्मकथा है। ठीक है? जो कि आत्मकथा है, किसी ने अपने आत्मकथा को खुद से लिखा, किसी ने दूसरा कोई लिखवाया, जैसे कि हुमायूं आत्मकथा गुलबदन बेगम लिखती है हुमायूं नामा को, तो इसी टाइप का। और ये गुलबदन बेगम और वाजिद बयात ये अकबर के कहने पे लिखता है। ठीक है, अकबर के आदेशों पर लिखा गया था, जिनके संस्मरण का अकबर के दरबार में फारसी अनुवाद किया गया था। अकबर के दरबार में एक बात याद रखना है कि अकबर के दरबार में फारसी अनुवाद को लेकर के बहुत कुछ हुआ था। फारसी अनुवाद के ऊपर महाभारत का भी रचना, रजमनामा का रचना हुआ, और भी जितना तरह का फारसी इतिहास लेखन हुआ है, हम लोग ये बोल सकते हैं कि अधिकतर फारसी इतिहास लेखन, फारसी का अनुवाद जो है वो अकबर के टाइम पीरियड पे ही हुआ था। ठीक है? उसका देखिए जहांगीरनामा तो खुद जहांगीर ने ही लिखा है। ये भी राजकुमार के लिए दर्पण के रूप में कार्य करता है आने वाले के लिए, और ये मानवीय कमजोर भावनात्मक जटिलता और आकर्षक सांस्कृतिक व्यक्तिगत को प्रकट करता है। तो जहांगीरनामा भी एक इम्पोर्टेंट इतिहास है, इतिहास लेखन कार्य है। हुमायूं का इतिहास लेखन में टाइम पीरियड में क्या हुआ था? हुमायूं में मोहम्मद हेराती यूसुफी का लिखाया गया था काजीदा दार सफ ए सहात, चंदा मीर का कानून ए हुमायूनी, मेहतर जोहर अफ्ताबी का तोकरत अलवाइकित, या इसी को कहते हैं जवाहर ए शाही, बयाजिद का तारी ए हुमायूं जो कि अभी हम लोग देखे, निसाम शाही का कौवाद उल ओसानी, तुनियानी हैदर का दावजादा मकाम। देखिए, ये एक बार में याद होने वाला चीज नहीं है, ये तो मुझको अभी तक भी याद नहीं हुआ है। ठीक है? लेकिन यदि आप लोग बार-बार इसको देखते हैं, बार-बार इसको, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से बनना है। क्वेश्चन यही सबसे बनता है जो कि बहुत ज्यादा फेमस रहता है, या तो उससे क्वेश्चन बनने ये बहुत ज्यादा फेमस जो रहता है वो आप लोग का एसएससी बैंकिंग ये सब में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, और ये सब क्वेश्चन आप लोग के नेट में पूछ लिया जाएगा। ये क्वेश्चन आप लोग के बीपीएससी यूपीएससी इस तरह का मतलब कि एग्जाम में आप लोग को पूछा जा सकता है इस तरह का क्वेश्चन। नेट में तो नेट में तो पूछा ही जाता है, आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकाल करके इसको आप लोग देख सकते हैं। नेट में अधिकतर कुछ आप लोगों को साहित्य, बार बार नेट का जिक्र आप लोग को कर रहा हूँ क्योंकि मास्टर्स के साथ साथ ही आप लोग नेट का भी तैयारी कर सकते हैं। यदि आप ग्रेजुएशन में है तो वहां से भी आप लोग नेट का भी तैयारी कर सकते हैं, और नेट का तैयारी का करने का मतलब यह है कि आप अपना यदि आप लोग का हिस्ट्री सही है तो आप अपना ऑप्शनल भी साथ साथ ही रेडी कर सकते हैं। अलग से इस सब में टाइम देने का जरूरत नहीं है, साथ साथ आप लोग सब कुछ को कवर करते हुए चल सकते हैं। ठीक है? तो उम्मीद करते हैं अभी तक बाबर हुमायूं ये दोनों इतिहास लेखन परंपरा के ऊपर दिक्कत नहीं हुआ होगा, और हम लोग जहांगीर के बारे में जहांगीरनामा भी देखे। अब हम लोग अकबर के शासनकाल देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अकबर के शासनकाल में आप लोग को अलग से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अकबर के शासनकाल में फारसी अनुवादक के रूप में अकबर का शासनकाल कैसा था, इस तरह का क्वेश्चन भी आप लोग से पूछा जा सकता है। ठीक है? तो उसके लिए तो बहुत लंबा आंसर एक पर्टिकुलरली अकबर को लेकर के 40-45 मिनट समझाना होगा, लेकिन यहाँ पे हम लोग चूंकि पूर्व औपनिवेशिक इतिहास लेखन के एक सब टॉपिक के रूप में, फारसी के इतिहास लेखन के भी सब टॉपिक के रूप में अकबर के शासनकाल को, टाइम पीरियड को कवर कर रहे हैं, तो इसीलिए वहां यहाँ पे इतना लंबा जिक्र करने का जरूरत नहीं है। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा ना कौन सा टॉपिक के अंदर हम लोग क्या क्या पढ़ रहे हैं। ये वही समझ सकता है जो कि स्टार्टिंग से वीडियो को कवर कर रहा है, पार्ट 1 पूरा देखा है और पार्ट 2 अभी तक देखते आ रहा है। ठीक है? उनको सही तरीका से समझ में आएगा।
तो अकबर के शासनकाल में एक अबुल फजल, इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट अबुल फजल, इससे क्वेश्चन तो जब मन तब क्वेश्चन इससे पूछते ही रहता है एग्जामिनर यहाँ से। तो अबुल फजल की रचना अकबरनामा और आईन अकबरी, ये दोनों इंपॉर्टेंट अकबर के टाइम पीरियड में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अकबरनामा को अधिक पढ़ा गया वनिस्पत आईन अकबरी, ठीक है। इसमें हालांकि इस आईन अकबरी में कम पढ़ा गया। इसमें अकबर की सेना जीवन के बारे में, बहुमूल्य रचना के बारे में जिक्र है। आईन अकबरी एक विस्तृत गजेटियर अकबर के शासनकाल में मुगल साम्राज्य के प्रशासन और बाद की पीढ़ियों में साम्राज्य की बुनियादी संरचना पर भी अध्ययन के एक मौलिक है। मतलब आईन अकबरी में उसका मुगल साम्राज्य के बारे में बताता है, सैन्य प्रशासन के बारे में जिक्र मिलता है, ठीक है। अबुल फजल के कार्यों के अलावा इस अवधि के लिए महत्वपूर्ण स्रोत बंदायूनी का है। बंदायूनी ने भी बहुत ज्यादा फारसी में फारसी अनुवाद किया है, जिससे रज्मनामा बताना है आप लोग को कि फारसी महाभारत का रज्मनामा में अनुवाद कौन किया है, ठीक है। आप लोग को ये क्वेश्चन बताना है। तो 2 क्वेश्चन अभी तक आप लोग को कमेंट करके बताना है, और जो भी कमेंट करने में आप लोग को बोलता हूँ तो आप लोग उसको कमेंट किया करो, ताकि आप लोग का ही ये बेनिफिट है, मेरा कोई बेनिफिट नहीं है। बेनिफिट मेरा नहीं है, लेकिन क्वेश्चन कमेंट देख करके बेनिफिट मेरा हो जाता है, क्योंकि थोड़ा सा मोटिवेशन आ जाता है कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो आप लोग को समझ में आ रहा है और आप लोग उसमें इंटरेस्टेड हो, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग अच्छा या बुरा जो भी आप लोग को कमेंट करना है, या लाइक या डिसलाइक जो भी आप लोग को करना है, तो वो आप लोग जरूर कीजिए, ताकि यूट्यूब को भी फीडबैक मिलता रहे और मुझको भी कहीं ना कहीं फीडबैक मिलता रहे कि कैसा काम करना है। तो बंदायूनी का मुंतखाब उल तवारिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मुंतखाब उल तवारिक, इसमें अकबर के शासनकाल के 9 साल पहले गजनवी से लेकर 1596 तक का भारत मुस्लिम इतिहास को कवर किया गया है। तो इस बात से आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि मुंतखाब उल तवारिक कितना इंपॉर्टेंट इतिहास रहा है, मतलब इतिहास लेखन कार्य रहा है मुंतखाब उल तवारिक। और यही वजह है कि ये सबसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। मुंतखाब उल तवारिक हो गया, तारीख फिरोज शाही हो गया, तारीख मोहम्मदी हो गया, आईन अकबरी हो गया, क्योंकि ये सब तत्कालिक परिस्थिति को भली भांति बताता है, और ये छोटा मोटा टाइम पीरियड को कवर नहीं कर रहा है। देखिए गजनवी से लेकर 1596, मतलब कि लगभग लगभग 500 साल से भी ज्यादा का टाइम पीरियड को ये कवर कर रहा है। तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसीलिए एग्जामिनर इसके ऊपर फोकस करते हैं, ये सब क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। अन्य महत्वपूर्ण इंडो फारसी क्या है? नियाम उल दीन का अहमद की सबकात ए अकबरी, पहला सामान्य इतिहास जो पूरी तरह से इंडो मुस्लिम इतिहास को समर्पित है। इंडो मुस्लिम इतिहास को समर्पित है नियाम अल दीन, ठीक है। सबकात ए अकबरी, सबकात ए अकबरी याद रखना है, सबकात ए अकबरी, ये क्या था? पहला इंडो मुस्लिम इतिहास को समर्पित करता है। और एक प्रबंधक कंधार को मोहम्मद आरिफ द्वारा लिखित खंडित तारीख ए अकबरी, इसके अलावा हो गया औरंगाबादी का महनेर अल उमरा हो गया, उसके बाद हो गया तोकरो अल उमरा हो गया। ये सब इतिहास लेखन अकबर के शासन काल का इंपॉर्टेंट इतिहास लेखन है, जो कि आप लोग को याद रखना है, ठीक है। एक बार में देखिए इतना हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, इतना अभी आप लोग को ये देखने को मिल रहा है, इतना कुछ एक बार में आप लोग को याद नहीं रहेगा। ऐसा आप लोग मत सोचिए कि एक बार वीडियो देख लेंगे एक बार में ही पूरा कवर हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। एक बार में सिर्फ समझ में आएगा कि क्या है नहीं है, किसके बारे में बताया गया, एग्जैक्ट नाम नहीं याद रहेगा, कौन सा बुक है वो नहीं याद रहेगा, बुक का ऑथर नहीं याद रहेगा। तो इसको क्या करना है कि एक नोट कॉपी में जो आप लोग का एक, यदि आप लोग सीरियस वे में यदि किसी ऑप्शनल का तैयारी कर रहे हैं, नेट का तैयारी कर रहे हैं, या हिस्ट्री को आगे लेके चलने का यदि आप लोग तैयारी कर रहे हैं, तो मेरे सजेशन से आप लोग एक हिस्टोग्राफी का एक अलग नोट कॉपी बनाना स्टार्ट कर दीजिए। जब भी आप लोग पढ़ाई स्टार्ट करते हैं हिस्टोग्राफी स्टार्ट कीजिए एक अलग नोट कॉपी, जिसमें कि आप लोग सभी हिस्टोग्राफी से संबंधित टॉपिक को कवर करते हुए चले, ठीक है, ताकि रिवीजन करने में आप लोग को आसानी हो। कौन सा किताब किसने लिखा, किस बारे में वो किताब है, कौन से सदी में लिखा गया, इस तरह का क्वेश्चन को मेंशन करते हुए आप लोग को अपना नोट्स का तैयार करना है, ठीक है। जैसा कि शुरुआती मुगल, ज्यादा आप लोग ज्यादा मतलब कि वीडियो में आप लोग उम्मीद करते हैं कि कंफर्टेबल होंगे अभी तक आप लोग, क्योंकि बहुत सारा डाटा इस क्वेश्चन में हम लोग इस वीडियो पे कवर कर रहे हैं, इसलिए टेंशन नहीं लेना है। आराम से बैठ के आराम से सुनना है, वीडियो को पॉज कर देना। यदि आप लोगों को दिक्कत होता है तो 2-3 मिनट वीडियो को पॉज करके
सांस लेना है गहरा गहरा, उसके बाद फिर से वीडियो कंटिन्यू करना है। यदि मैं इतना लंबा वीडियो बना सकता हूं तो आप लोग इसको आराम से सुन भी सकते हैं, ठीक है, ज्यादा मेहनत नहीं है। मुगल शासकों और सल्तनत युग के शासकों के लिए सच है, युग के समक्ष के लिए प्रासंगिक फारसी ग्रंथ में क्षेत्र इतिहास, सूफी ग्रंथ और कवियों, धार्मिक विद्वान और सूफियों के जीवनी संबंधी विवरण भी शामिल है। अब देखिए ये सूफी सूफी इतिहास लेखन परंपरा से भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलता है। सूफी क्षेत्र क्षेत्र इतिहास लेखन, सूफी इतिहास लेखन, काव्य संग्राहक, तो ये सब के ऊपर भी क्वेश्चन रहता है। चूंकि इस वीडियो पे मतलब कि ये वाला नोट्स पे वो सब कवर नहीं किया गया, कभी हम लोग आगे उसके बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन ये इंपॉर्टेंट रहता है सभी कुछ। उसका देखिए जहांगीर के शासनकाल। जहांगीर के शासनकाल में हम लोग तो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जहांगीर का आत्मकथा जहांगीरनामा, सारियात खान कामगार सोयानी का मजार ए जहांगीर, मिर्जा नाथन का बहारस्तन ए सायाबी, बाकी बिल्लाह इसके बारे में तो बहुत बार पूछा जा चुका है। कुलियाता, मोहम्मद सवाई, गुलजार ए अबरार, अबरार इसके इससे भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 1612 में मुआफा का अलेक दादी हसामी द्वारा प्रसिद्ध विधर्मी लेखक अबुल फत मोहम्मद सहस्तनी का किताब उल मिलाल वल न्यात, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। किताब अल, इसका आगे यहाँ पे है किताब अल मेलल वाल न्यात, अल का अरबी का फारसी में नया फारसी अनुवाद शामिल है। तो इतना बड़ा बड़ा वर्डी का भी टेंशन नहीं लेना, आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगा टेलीग्राम पे, सभी को टेलीग्राम जुड़ जाना है, ठीक है, वहां से इसको डाउनलोड कर लेना है। यदि आप मास्टर का एग्जाम दे रहे हैं तो मास्टर के लिए तैयार करना है। मास्टर्स के एग्जाम में क्या होता है कि जिस तरह आप लोग को ये क्वेश्चन देखने को, आंसर देखने को मिल रहा है, सेम टू सेम आप लोग लिख सकते हैं अपने समझ के हिसाब से। और यदि आप लोग वन टाइप एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो वहां से आप लोग इंपॉर्टेंट लेखक और उसके रचनाकार को आप लोग अलग कर सकते हैं, ठीक है। शाहजहां के टाइम पीरियड में हामिद लाहौरी सबसे इंपॉर्टेंट, उसके बाद मोहम्मद वारे हो गया, पातशाह नामा की जिसने रचना किया, उसके बाद हसन काजवीनी, शाहजहां नामा और मोहम्मद सदर असना या इनायत खां से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसी शीर्षक का एक अन्य कार्य लाहौरी के काम में बहुत कम योगदान देता है, कम नहीं होगा यहाँ ज्यादा होगा, गलती से कम लिखा गया है। अन्य दिलचस्प मतलब ये है कि ये पातशाह नामा और शाहजहां नामा, ये दोनों शाहजहां के टाइम पीरियड का एक उत्कृष्ट इतिहास रचना है ये। उसके अलावा वह राजनयिक पत्रों के दो संग्रह संग्रह एक भगवान दास द्वारा लिखा गया है, अहकाम ए शाहजहां, शाहजहां के पत्र शामिल है। अहकाम ए शाहजहां में क्या है, शाहजहां के पत्र शामिल है जिसको कि भगवान दास ने लिखा है। और एक बात याद रखना, मतलब कि मोहम्मद सदर काजवीनी द्वारा इंसा ए सादिर वाहिद, जो एक सफाविद स्रोत है जिसमें शाहजहां और उसके बेटे को सफाविद शाहो का पत्र शामिल है। मतलब कि पत्र से रिलेटेड शाहजहां के टाइम पीरियड में मोहम्मद सादर काजवीनी द्वारा लिखा गया, भगवान दास द्वारा लिखा गया, तो ये सब लिखा गया। और एक इसमें इंपॉर्टेंट याद रखना है, चंद्रभान बहराम, इसके द्वारा लिखा गया तारी ए रावू ये मुमताज महल, तारी ए रावू ये मुमताज महल, इसमें क्या लिखा गया, मुमताज महल का मृत्यु को लिखा गया, मुमताज महल का, ठीक है, मतलब मुमताज महल के बारे में लिखा गया चंद्रभान बहराम के द्वारा। और भी कई तरह के स्मारक की वास्तुकला में शाहजहां की रुचि को दर्शाता है। इसी में बात किया गया है कि शाहजहां को वास्तुकला में इंटरेस्ट था, ये तारी ये रावू ये मुमताज महल में बताया गया। उसके अलावा मोहम्मद जान के कोदासी का लिखा गया सफरनामा ये शाही जहानी, इसमें जामा मस्जिद और अन्य वास्तुकला का जिक्र किया गया है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये वाला पोर्शन आप लोग को, शाहजहां वाला पोर्शन दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब हम लोग औरंगजेब के टाइम पीरियड पे जिक्र करते हैं। तो औरंगजेब के टाइम पीरियड में बहुत ज्यादा फारसी इतिहास लेखन नहीं किया गया है। मुराद बास के द्वारा, दरबारी कवि था मुराद बास, इनके द्वारा लिखा गया अबुल फतह द्वारा उत्तराधिकारी के युद्ध का एक संक्षिप्त इतिहास, जिसका शीर्षक अदब अल आलमगिरी है, इसके ऊपर बात किया गया। उत्तराधिकारी के युद्ध के से रिलेटेड बात इसमें किया गया, अदब ए आलमगिरी, क्योंकि औरंगजेब अपना गद्दी संभालने से पहले अपना भाई लोग से युद्ध करता है, तो उसी युद्ध के जिक्र किया गया है आलमगिरी में। और कई अदालती इतिहास शामिल है। सम्राट के एक अन्य मुंशी द्वारा आलमगीर नामा मोहम्मद कासिम अमीन हसन काजवीनी के पुत्र मोहम्मद बख्तावर खां द्वारा मिरात अल आलम और औरंगजेब के अमीर खप्पी खां द्वारा एक स्मारक की इतिहास जिसका शीर्षक मुंतखाब उल लुबाब है,
पहले दो इतिहास औरंगजेब के शासनकाल को केवल 10 वर्ष कवर करते हैं। मतलब ये है कि दो याद रखना है, एक आलमगीर याद रखना है, एक अदब ए आलमगीरी याद रखना है, और एक मुंतखाबुल लुबाब याद रखना है। ठीक है, मुंतखाबुल लुबाब खफी खां के द्वारा लिखा गया। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जा चुका है। आप लोग जो भी क्वेश्चन मतलब जो भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं वो लोग का प्रीवियस ईयर आप लोग को देखना है। ठीक है, उसके बाद आप लोग को समझ में आएगा कि ये वीडियो का ग्रेविटी क्या है। भले ही हम लोग बहुत फास्ट चले हो, भले ही आप लोग को एक बार में याद ना रहा हो, लेकिन फिर भी आप लोग अपना प्रीवियस ईयर देख करके इस वीडियो का ग्रेविटी आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, बस मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ। उसके बाद आगे का इतिहास लेखन देखिए, ब्रिटिश तक का इतिहास लेखन, सोलम सोयान खान सब्बासी का सियार अल मोतासिन, जिसमें कि बाबर से ब्रिटिश तक का कहानी लिखा गया है। ये भी इतिहास लेखन परंपरा ही है। ठीक है, अली मिर्जा नूर अली दीन का बहादुर शाह नामा लिखा गया। औरंगजेब के बाद विद्रोह कवर किया गया। मोहम्मद अली शाहजहां का तारीख शाहनशाही लिखा गया है, जो कि 1707 से 13 का कहानी है, मतलब कि फर्रुखसियार वार से पहले का कहानी। सैयद मोहम्मद कासिम ओसियान का सब्रतनामा लिखा गया है। बहादुर शाह से फर्रुखसियार तक कवर किया गया इसमें। तो ये सब इंपॉर्टेंट इतिहास लेखन जो कि फारसी में लिखा गया है, तो उम्मीद करते हैं दिक्कत नहीं होगा। और ये कुछ कुछ प्रांतीय इतिहास लेखन परंपरा है जो कि फारसी में लिखा गया है, जिसमें कि बीजापुर है, गोलकुंडा है, गुजरात है। इसमें क्या क्या लिखा गया इसके ऊपर भी जिक्र किया गया है, जैसे कि सिराज रफी अल दीन इब्राहिम, तोकरत अल मालूक, साडिल शाही, महर अल सजाज। तो ये सब के बारे में आप लोग को खुद से पीडीएफ पढ़ के यहाँ पे मैं सिर्फ इसको रीडिंग लगा लूंगा, ये आप लोग का टाइम वेस्ट करना हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये सब को आप लोग खुद से ही तैयार कर सकते हैं, दिक्कत नहीं है। उसके बाद आप लोग एक निष्कर्ष दे सकते हैं, यदि पर्टिकुलरली सिर्फ और सिर्फ फारसी इतिहास लेखन के ऊपर यदि क्वेश्चन आता है आप लोग को आंसर राइटिंग में लिखने के लिए, कहीं पर भी ग्रेजुएशन हो, मास्टर्स हो, या फिर अन्य हिस्ट्री ऑप्शनल एग्जाम हो, कहीं पर भी यदि फारसी इतिहास लेखन के ऊपर यदि लिखने के लिए आता है, तो आप लोग ये सभी डायमेंशन को कवर कर सकते हैं, और क्या क्या लिखा गया वो भी आप लोग कवर कर सकते हैं। और निष्कर्ष आप लोग अपना हिसाब से अपना निष्कर्ष जोड़ सकते हैं जो भी आप लोगों ने अभी तक सीखा है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे क्षेत्रीय भाषाई इतिहास लेखन, जो हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है, पूर्व औपनिवेशिक क्षेत्रीय भाषाई इतिहास लेखन। तो ये तो हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है। वीडियो का पार्ट 3 जल्द ही आएगा, जिसमें हम लोग ये बात करने वाले हैं, और ये हम लोग मास्टर्स और नेट के पर्सपेक्टिव से हम लोग ये वाला इसके ऊपर भी हम लोग बात करने वाले हैं, जो हम लोग के लास्ट टॉपिक भी है। पूर्व औपनिवेशिक इतिहास लेखन का हम लोग का लास्ट टॉपिक यही है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आप लोग को समझ में आया होगा। एक बार रिकैप आप लोग के लिए हो जाए फटाफट। तो सबसे पहले हम लोग फारसी इतिहास लेखन क्या है इसके बारे में हम लोग देखें, क्या है इसके बारे में, किसका जानकारी प्राप्त होता है, किस प्रकार से लिखा गया, इसका स्टार्टिंग कैसे होता है। जैसे कि मैंने बताया कि आक्रमण होना स्टार्ट होता है, फिर वो लोग बसना स्टार्ट करता है। तो ये सब फारसी इतिहास लेखन का आप लोग परिचय दे सकते हैं। स्टार्टिंग वे में हम लोग ये सब बात किए। उसके बाद गजनबी के टाइम पीरियड को हम लोग चर्चा किए। गजनबी के टाइम पीरियड को प्रस्तावना कहा जाता है। अलबरूनी के बारे में हम लोग चर्चा किए, और बेहाकी के बारे में चर्चा किए। उसके बाद हम लोगों ने दिल्ली सल्तनत के ऊपर चर्चा किया। दिल्ली सल्तनत में 3 जो कि इंपॉर्टेंट है, इसामी इसामी, अमीर खुसरो, और फिर जियाउद्दीन बर्नी। ये लोग के ऊपर हम लोगों ने चर्चा किया, क्या क्या लिखा गया है, किस बारे में लिखा है, कौन सा कवर करता है। इसके अलावा भी हम लोगों ने बहुत सारा और भी कवर किया। ठीक है, दिल्ली सल्तनत के बाद हम लोगों ने मुगल कवर किया। मुगल में हम लोगों ने स्टार्टिंग से ही कवर किया, बाबर से लेकर के औरंगजेब तक का टाइम पीरियड को, और इस सब में क्या क्या लिखा गया ये सभी कुछ हम लोगों ने कवर किया। तो ये आज का वीडियो कुछ ज्यादा हेक्टिक आप लोग के लिए उम्मीद करते हैं ना रहा होगा। आप लोग अगर अच्छा से सुने होंगे तो आप लोग सारा क्लियर होगा। और यदि वीडियो आप लोग को पसंद आता है तो लाइक करना है, और नहीं पसंद आता है तो डिसलाइक करके बताना है कि क्या पसंद नहीं आया। ठीक है, ताकि उस पर और काम किया जा सके। जो कि आज का टॉपिक ज्यादा समझाने वाला नहीं था, इसीलिए हम लोगों ने ज्यादा समझने का कोशिश भी नहीं किया, हालांकि बोला जाए तो, क्योंकि ये एक फैक्ट की तरह हम याद करना है, तो इसमें समझाने वाली बात नहीं है। बस समझाना, इसमें बस याद रखने वाली बात यह है कि उस बुक में कौन से सदी का बात किया गया है और क्या बात किया गया है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि आप लोग को याद रखना है। क्वेश्चन यही से बनता है। ठीक है, तो बस आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता है कि आज का वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट पार्ट हम लोग का रहने वाला है
क्षेत्रीय भाषाई इतिहास लेखन। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।